स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रतनगढ़ राज्य पर महाराज चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा चंद्रसेन की पत्नी, जिसका नाम मधुमती था, एक दिन की बात है जब रानी मधुमती को उसकी माँ मिलने के लिए राजमहल में आई तो ये देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई कि उनकी बेटी कुछ ज्यादा ही मोटी नजर आ रही थी। अपनी बेटी के मोटापे को देखते हुए उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हें ये क्या होता जा रहा है? तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। रानी ने बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया, माँ, दुनिया में तो मुझसे भी ज्यादा कहीं मोटे मोटे लोग हैं। बेटी, तुम्हें बाकी लोगों से क्या मतलब है? लेकिन तुम एक रानी हो। मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि अपने मोटापे पर जरा तुम ध्यान दो। मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नहीं तो अपने दोनों बच्चों का ख्याल करो। क्या तुम ये चाहती हो कि उनके लिए कोई सौतेली माँ आए? याद रखो, मेरी बात नहीं मानोगी तो पछताओगी। इन राजा महाराजाओं का कुछ पता नहीं होता। ये तो बस दूसरी शादी करने के बहाने ढूंढते हैं। फिर बैठी रहना तुम आराम से। रानी अपनी माँ की बातों का जवाब देती उससे पहले ही महाराज वहां पर आ गए और इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर वो कहने लगे, मैं माफी चाहता हूँ कि आप दोनों की बातों में दखल दे रहा हूँ। और फिर वह रानी की तरफ देखकर कहने लगा, रानी जी, कुछ ही दिनों में हमारे महल में पड़ोस के राज्य के एक राजा अपनी पत्नी के साथ मेहमान बनकर आ रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि आप तैयार रहें। रानी ने पूछा, आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? वही हमारे मित्र राजा, जिनकी रानी बहुत ही दुबली पतली सी है। ये कहकर महाराज तो चले गए, लेकिन रानी की माँ तिरछी नजरों से रानी को देखने लगी। रानी के भी कान खड़े हो गए। वो अपनी माँ से कहने लगी, महाराज अपने उस मित्र का नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी दुबली पतली पत्नी की बात की। माँ ने कहा, बेटी, मैं इन मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये हर बात को घुमा फिरा कर करते हैं। रानी अब सोच में पड़ गई और फिर कुछ देर के बाद वो बोली, माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं ही गलती पर थी। अब मैं अपना ख्याल रखूंगी और पहले वाली मधुमती बनकर दिखाऊंगी। मुझे भी महाराज के इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आते। ऐसा ना हो कि उनकी दो दो रानियां हो जाएं, एक मोटी और दूसरी पतली। मुझे याद आ रहा है कि कुछ ही दिन पहले जब मैं उनके पास बैठी थी, मेरी उनसे कुछ बहस हुई तो ये मुझे कहने लगे, रानी, तुमसे बात करना तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। महाराज भी मेरे मोटापे से खुश नहीं है। ये मुझे सीधा तो नहीं कहते, लेकिन घुमा फिरा कर इशारों इशारों में मुझे ये एहसास दिलाते हैं। तब रानी की माँ ने अपनी अंगूठी निकालकर रानी को देते हुए कहा, बेटी, तुम ये अंगूठी पहन लो। इस समय तो ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में बहुत ही मुश्किल से आएगी। वजह तो तुम्हें मालूम ही है, लेकिन जैसे जैसे तुम दुबली होती जाओगी, ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में ढीली पड़ती जाएगी। जब ये अंगूठी तुम्हें काफी ढीली हो जाए तो समझ लेना कि तुम पहले वाली मधुमती बन गई हो। लेकिन बेटी, ध्यान रखना, ये अंगूठी तुम्हारे पिताजी ने मुझे शादी के मौके पर दी थी। इसीलिए इस अंगूठी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। मैं फिर कभी जब तुमसे मिलने आऊंगी तो ये अंगूठी वापस ले लूंगी। रानी मधुमती ने अपनी माँ से अंगूठी ले ली और बड़ी ही मुश्किल से उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। अब रानी मधुमती ने दुबला होने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो पहले की तरह खाना नहीं खाती थी। पहले रानी का ध्यान हमेशा खाने पीने की चीजों में ही लगा रहता था। वो हर सुबह, दोपहर और रात का इंतजार सिर्फ इसलिए करती थी कि खूब मजेदार और तरह तरह के पकवान खा सके। लेकिन अब उन्होंने अपनी इस आदत पर काबू पा लिया था। जब सब लोग मजेदार पकवान खाते तो रानी मधुमती कच्ची सब्जियां और फल ही खाती थी। इसके अलावा रानी अब अपने बागीचे में काफी देर तक लंबी लंबी सैर करती थी। कभी कभी महाराज भी रानी के साथ सैर कर लिया करते थे। समय बीतने के साथ साथ रानी की कोशिशें रंग लाने लगीं। वह धीरे धीरे पतली होती जा रही थी
और अब वह इतनी पतली हो चुकी थी कि मानो उसकी नाक पकड़ लो तो दम निकल जाए। एक दिन रानी के छोटे बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हमें आपसे डर नहीं लगता। जब आप मोटी थी तब मुझे आपसे बहुत डर लगता था। महाराज भी हैरान थे कि रानी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। साथ ही साथ वो बहुत ही खुश भी थे। एक दिन राजा ने बड़े ही प्यार से रानी से कहा, मधुमती, लगता है कि तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया। लेकिन रानी को याद नहीं आ रहा था कि महाराज किस बारे में बात कर रहे हैं। वो महाराज की ओर देखने लगी। तब महाराज ने कहा, याद नहीं, एक दिन हमने अपने मित्र राजा की दुबली पतली रानी के बारे में तुमसे बात की थी। रानी ने कहा, महाराज, हमें आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दुबला होने की सलाह तो मेरी माँ ने मुझे दी थी। और फिर एक दिन की बात है, महाराज, रानी और छोटा राजकुमार नदी के किनारे सैर कर रहे थे। वहां पर काफी देर तक वो लोग घूमते फिरते रहे। दोपहर का खाना खाने के बाद जब रानी नदी के पानी से हाथ धो रही थी तो उसकी माँ की दी हुई अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर नदी में जा गिरी। दरअसल रानी को अब इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि अब उसकी उंगलियां पतली हो चुकी थी। अंगूठी नदी में गिरी तो रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। अंगूठी के गिरते ही रानी के मुंह से एक चीख निकल गई। राजा ने जैसे ही रानी के मुंह से चीख सुनी, वह तेजी से भागता हुआ रानी के पास आया। रानी से चीखने की वजह पूछी तो रानी का चेहरा बहुत ही उदास हो गया और वो कहने लगी, मेरे पिताजी ने मेरी माँ को शादी वाले दिन जो अंगूठी दी थी वो नदी में गिर गई। राजा की समझ में ये बात नहीं आई। वो परेशान होकर बोला, आपकी माँ पानी में गिर गई? लेकिन वो तो हमारे साथ आई ही नहीं, फिर वह नदी में कैसे गिर गई? रानी ने कहा, आप समझे नहीं, हमारी माँ ने जो अंगूठी दी थी हम उसकी बात कर रहे हैं। वो अंगूठी मेरी उंगली से फिसलकर नदी में गिर गई है। ये कहने के बाद रानी एक बार फिर से रोने लगी। रानी की माँ महाराज की सास भी हुई। अब अंगूठी के खो जाने से वो नाराज हो जाती। महाराज ये नहीं चाहते थे कि उनकी सास उनसे नाराज हो। रानी की बात सुनकर उन्हें भी चिंता होने लगी। नजदीक ही मछुआरों का एक गांव था। राजा ने अपने साथ आए हुए सिपाहियों को भेजा ताकि वो माहिर गोताखोरों को लेकर आए और वो अंगूठी की तलाश करें। थोड़ी देर के बाद वहां पर बहुत से गोताखोर पहुंच गए। अब क्योंकि मामला राज परिवार का था, इसीलिए सबको यही लालच था कि अंगूठी मिल जाए तो महाराज हमें मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज ने रानी मधुमती को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया ताकि जब तक अंगूठी ना मिले वो आराम कर सके। इसके बाद वहां पर आए हुए गोताखोरों ने अपना काम शुरू किया। गोताखोर एक के बाद एक नदी में गोता लगाने लगे, लेकिन बड़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी वे असफल रहे। अंगूठी नहीं मिली थी। इन गोताखोरों में सरजू नाम का एक नौजवान भी था। वो बचपन से ही मछलियां पकड़ने का काम किया करता था। बचपन से आज तक उसका सारा समय नदी के किनारे या नदी के अंदर ही गुजरा था। उसे इनाम का कोई लालच नहीं था, लेकिन वो महाराज को पसंद करता था, इसीलिए वो उनकी मदद करना चाहता था। सरजू ने नदी की तह तक कई गोते लगाए, लेकिन दूसरों की तरह वो भी नाकामयाब रहा। सरजू को इस बात का बड़ा ही दुख था कि वो महाराज की किसी तरह से भी सहायता ना कर सका। कुछ देर में शाम ढलने लगी तो महाराज ने ये फैसला किया कि अंधेरा होने से पहले महल में पहुंचा जाए। महाराज और रानी के जाने के बाद बाकी सभी गोताखोर भी अपने अपने घरों को लौट गए। सरजू भी अपने घर चला गया। वहां पर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि महारानी की अंगूठी नहीं मिल रही। माँ को भी इस बात का दुख था। अगले दिन सरजू अपना मछली पकड़ने का जाल उठाकर नदी पर पहुंच गया। सरजू के दिमाग में ये विचार आया कि हो सकता है वो अंगूठी किसी मछली ने निगल ली हो, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो मछली इसके जाल में फंस जाए। उसने फैसला किया कि आज जितनी भी मछलियां पकड़ेगा उन्हें बेचने के लिए बाजार में नहीं जाएगा, बल्कि उन मछलियों को घर में ही बैठकर काटेगा, ताकि किसी मछली के पेट में वो अंगूठी हो तो उसे मिल जाए। किस्मत की बात है, सुबह से दोपहर हो गई, उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। सरजू बहुत ही मायूस हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
सरजू की माँ ने जो खाना दिया था, दोपहर को सरजू ने वो खाया और थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम किया। आराम करने के बाद उसने भगवान का नाम लेकर जाल को फिर से नदी में फेंक दिया। जाल को बाहर निकाला तो उसमें कोई मछली नहीं थी। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। वह जाल फेंकता, बाहर निकालता तो जाल खाली होता। सूरज अब डूबने लगा था। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था। सरजू ने मन में सोचा कि बस आखिरी बार मैं जाल फेंकूंगा। अगर कोई मछली उसके जाल में फंसी तो ठीक है, नहीं फंसी तो इसके बाद वो घर रवाना हो जाएगा। सरजू ने नदी में जाल फेंककर थोड़ी देर बाद निकाला तो ये देखकर उसे बड़ी ही खुशी हुई कि जाल में 2 छोटी छोटी मछलियां फंस चुकी थी। सरजू को ये देखकर बड़ी ही हैरानी हुई कि उनमें से एक मछली चमकीले रंग की थी और दूसरी काले रंग की। सरजू ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अजीबोगरीब मछलियां नहीं देखी थी। उसने मछलियां निकालकर अपने साथ लाए हुए एक बर्तन में डाल दी। जब उसने अपना जाल समेट लिया तो इतने में उसके कानों में एक आवाज आई, मछुआरे भाई, हम पर रहम करो, हमें आजाद कर दो। सरजू ने बड़ी ही हैरानी से उस बर्तन की तरफ देखा तो चमकीले रंग की मछली बर्तन से मुंह निकाल कर बोल रही थी। एक मछली को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखकर सरजू हैरान रह गया। उसने जाल एक तरफ फेंका और बर्तन में देखते हुए कहने लगा, अरे मछली रानी, फिर से कहना तुम क्या कहती हो। तब चमकीली मछली ने फिर से वही कहा जो उसने पहले कहा था। सरजू सोच में पड़ गया। वह मछली एक बार फिर से बोली, हम 7 रंगों की 7 बहनें हैं। जब हमारे दूसरे रंगों की बहनें हमें अपने साथ नहीं पाएंगी तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। हमारी नीली रंग की बहन तो बात बात पर रोने लगती है, हम पर दया करो। सरजू एक बड़ा ही नेक दिल लड़का था। वह मछली से कहने लगा, तुम्हारी बात मैं अगर मान लूं और तुम्हें आजाद कर दूं, लेकिन तुम्हारी इस काले रंग की बहन को छोड़ने के लिए मेरी एक शर्त तुमको माननी होगी। अगर वो शर्त तुम पूरी कर दोगी तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा। मछली ने कहा, क्या तुम्हें धन दौलत चाहिए? हम 7 बहनें दिन भर नदी में घूमती फिरती रहती हैं। हमने बहुत से कीमती मोती जमा कर रखे हैं। वह मोती अगर मैं तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम मेरी काले रंग की बहन को छोड़ दोगे? हरगिज नहीं। मुझे धन दौलत और कीमती मोतियों का कोई लालच नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम रानी की अंगूठी मुझे नदी में से ढूंढ कर ला दो। इस समय तो रात हो गई है, मैं घर चलता हूँ, मैं फिर से आऊंगा। ये कहकर सरजू ने चमकीली मछली को बर्तन से निकालकर नदी में छोड़ दिया और कहने लगा, अब तुम मेरी बात सुन लो मछली रानी, मैं कल फिर आऊंगा। तुम्हारी बहन को मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। तुम मुझे अंगूठी लाकर दे दोगी तो मैं इसको भी आजाद कर दूंगा। मछली ने कहा, मछुआरे भाई, तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। ये बारीक पिसे हुए चावल बड़े ही शौक से खाती है। मैं कल सुबह अपनी दूसरी बहनों के साथ अंगूठी की तलाश शुरू कर दूंगी। सरजू घर आ गया। उसने बर्तन को बड़े ही ध्यान से अपने घर में रखा। थोड़े से चावल पीसकर बर्तन में डाल दिए ताकि मछली उन्हें खा सके। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वह नदी पर जा पहुंचा तो चमकीले रंग की मछली बड़ी ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसके पीछे उसकी बाकी रंग बिरंगी बहनें झांक झांक कर सरजू को देख रही थी। चमकीली मछली ने अपने मुंह में रानी की अंगूठी दबा रखी थी। अंगूठी देखकर सरजू बहुत ही खुश हो गया। वो अंगूठी मछली के मुंह से उसने ले ली और काले रंग की मछली को भी पानी में छोड़ दिया। मछली की बाकी बहनें भी खुशी के मारे उछलने लगी। सरजू उनके लिए बहुत से पिसे हुए चावल भी लाया था। वो चावल इसने पानी में डाल दिए। मछलियां खुश होकर इन चावलों को खाने लगी और फिर सरजू वहां से महल की ओर चल दिया। रानी की अंगूठी को उसने बड़े ही ध्यान से अपनी जेब में छुपा लिया। महाराज के महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। सरजू ने कहा, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। उसकी बात सुनकर पहले तो पहरेदार कहकहे लगाकर हंसने लगे और फिर एक उनमें से आगे बढ़कर आया। उसने सरजू का कान पकड़ लिया और कहने लगा, तुझे महाराज से क्या काम? क्यों मिलना चाहता है तू महाराज से? सरजू के कान में दर्द होने लगा तो वो कहने लगा, अरे भाई, मैंने ऐसा क्या किया है
जो तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैं महाराज से क्यों मिलना चाहता हूँ ये तो मैं उन्हीं को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। सरजू की बात सुनकर पहरेदार को और भी गुस्सा आ गया। उसने सरजू को धक्का दिया और कहने लगा, चल निकल यहाँ से। सरजू गिरते गिरते बचा। उसने कहा, तुम लोग बहुत ही पछताओगे। पहरेदारों ने उसकी एक बिना सुनी और उसे वहां से भगा दिया। करीब से ही राजमहल का माली गुजर रहा था। सरजू ने उससे कहा, देखो भाई, पहरेदार मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। माली ने कहा, अरे यह क्या, पूरी दुनिया ही ऐसी है। ये कहकर वो वहां से चला गया। सरजू भी मायूस होकर वहां से चला आया। पहरेदारों के ऐसे बर्ताव से उसका मन बहुत ही उदास हो गया था। अभी वह अपने घर तक नहीं पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक शाही काफिला आता हुआ नजर आया। काफिले को देखने के लिए बहुत से लोग जमा थे। सरजू ने किसी आदमी से पूछा तो पता लगा कि ये काफिला रानी साहिबा की माँ का है। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए महल में जा रही हैं। ये सुनकर सरजू बड़ा ही खुश हो गया। उसने सोचा कि वो अंगूठी रानी की माँ को दे दे तो रानी की माँ इसे सही सलामत रानी साहिबा तक पहुंचा देगी। उसने देखा कि काफिले के बीचों बीच एक बड़ी ही सुंदर डोली थी। वह समझ गया कि रानी की माँ इस डोली के अंदर है। वो डोली के नजदीक गया और चिल्लाकर बोला, रानी साहिबा की माँ। तभी रानी की माँ डोली से बाहर निकलकर आई तो सरजू ने वो अंगूठी उन्हें दिखाते हुए कहा, आप महल में जा रही हैं तो ये अंगूठी रानी साहिबा को दे दीजिएगा। अंगूठी देखकर रानी की माँ की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे ये तो मेरी शादी वाली अंगूठी है। इस अंगूठी को तो मैं लेने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिली? तब सरजू ने उन्हें सारी कहानी बता दी। उन्होंने सरजू को बड़ी ही शाबाशी दी। इनाम के तौर पर मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं भी दी और कहा, इन्हें संभाल कर रखो। इसके बाद रानी की माँ सरजू को अपने साथ लेकर राजमहल में जा पहुंची। सरजू ने जब महल के पहरेदारों की तरफ देखा तो उनसे कहा, तुम लोगों की शिकायत मैं महाराज से करूंगा। दोनों पहरेदारों ने जब सरजू को रानी की माँ के साथ देखा तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जब सरजू और रानी की माँ दोनों महल के अंदर पहुंचे तो उन्हें देखकर रानी मधुमती के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो परेशान हो गई कि अब अंगूठी के बारे में अपनी माँ से क्या कहेगी। रानी की माँ को अपनी बेटी का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। उसने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटी तुम परेशान मत हो, अंगूठी को ये नौजवान ढूंढ कर ले आया है। ये सुनकर रानी मधुमती बहुत ही खुश हो गई। इतनी ही देर में महाराज भी वहां पर आ गए। महाराज के पूछने पर सरजू ने सारी बात सभी लोगों को बता दी। इस अजीबोगरीब कहानी को सुनकर सब लोग हैरान थे। राजा ने सरजू की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा, नौजवान तुम बहुत ही ईमानदार हो, क्योंकि अगर तुम चाहते तो इस अंगूठी को बेचकर हजारों स्वर्ण मुद्राएं पा सकते थे। साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस अंगूठी के वापस आ जाने पर मेरी दुबली पतली रानी मधुमती भी बहुत ही खुश है। इसके बाद महाराज ने सरजू को बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। शाही रथ पर बिठाकर उसको विदा किया गया। सरजू क्योंकि एक बड़ा ही नेक दिल लड़का था, इसीलिए महाराज से उसने पहरेदारों के बुरे बर्ताव की कोई शिकायत नहीं की, वरना पहरेदारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता। सरजू की माँ एक बहुत ही गरीब औरत थी। जब उसने सरजू को मिला हुआ इनाम देखा तो वह खुशी से फूली ना समाई। थोड़े ही दिन के बाद सरजू ने अपना एक अच्छा सा घर खरीदा और उसने अपना एक व्यापार भी शुरू कर दिया। जब भी उसे खाली समय मिलता वह थोड़े से पिसे हुए चावल लेकर नदी पर पहुंच जाता और नदी में रहने वाली 7 मछलियों को वो चावल खिलाता। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। पृथ्वीपुर राज्य पर राज करता था राजा मंगलसेन। मंगलसेन को अपने बागीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वो अपने बाग बागीचों की सैर करने को निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था।
एक दिन वह जब अपने शानदार बागीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक बारहसिंगा उसके बागीचों में घुस आया है और वो इधर उधर दौड़कर बागीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस नहस कर रहा था। राजा को अपने बागीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। ये दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा मंगल सेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वो बारहसिंगा को पकड़े और राजा खुद भी बारहसिंगा का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। बारहसिंगा बागीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मंगल सेन बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गया, परंतु वह बारहसिंगे को ना पकड़ सका। उछलता कूदता बारहसिंगा उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब राजा मंगल सेन थक चुका था, उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, सो वो वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत ही गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी। उसने नहाने की सोची। जब वो नहा रहा था तो एक चोर उसका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वो क्या करता कि अपने महल में वो वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक राजा मंगल सेन चोर के कपड़ों में घूमता रहा। तभी उसकी नज़र झाड़ियों में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वो वस्तु उठा ली। ये वस्तु चमकता हुआ एक मोतियों का हार था, वह भी बहुत ही कीमती मोतियों का हार। राजा सोचने लगा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो ये मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुंचा। वहां वो एक सुनार के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहां पर यह हार मिला। सुनार बोला, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा मंगल सेन ने वो हार सुनार को दिखाया तो हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक पता नहीं कहां चला गया। जरूर तुमने ही ये चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे तो ये हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक ना सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। मंगल सेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब मंगल सेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और मंगल सेन को चोर बताया। राजा ने मंगल सेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि ये सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि ये आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है। इसीलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर मंगल सेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना बेरहम और अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को ये सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। ये सुनार तो होते ही बदमाश हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जबान संभाल कर बात करो, तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है।
रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उस चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक ये सुनकर चौंक पड़े। वे चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगलसेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगलसेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगलसेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वो रात दोनों ने जाग कर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वो महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगलसेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। मंगलसेन को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वो अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बहुत ही सेवा की जब तक कि मंगलसेन ठीक नहीं हो गया। जल्दी ही रानी मंगलसेन को पसंद करने लगी। मंगलसेन ने भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। मंगलसेन जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मंगलसेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब मंगलसेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी तो उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चे को वो मंगलसेन की निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब मंगलसेन की आंख खुली तो बच्चे को वहां ना पाकर वह बहुत ही दुख हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो ये जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसीलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुख मत कीजिए। रात के समय मंगलसेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वो सो ना पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त देखो, दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी। क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर मंगलसेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वो बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा मंगलसेन ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी पत्नी को जगाया और उससे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बातें मानकर कुएं में कूद जाइए। राजा उसी समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब मंगलसेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आहट सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वे भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से
पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी मंगलसेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगलसेन बहुत ही खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगलसेन को ढूंढने में सफलता पा ली है और ये भी बताया कि उसके राज्य की जनता बेसब्री से मंगलसेन का इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगलसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगलसेन ने सबसे पहला ये काम किया कि अपनी सेना को लेकर उसने उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में मंगलसेन जीत गया और वो दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगलसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगलसेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब वह उसको जाते ही सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मंगलसेन को उस पर दया आ गई और मंगलसेन ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगलसेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न थी।